दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 2 का अंतिम अध्याय अध्याय 10 जो है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। इसमें आप समझेंगे 18वीं शताब्दी के आसपास भारत के राजनीतिक संबंधों में किस प्रकार परिवर्तन हुए, मुगल साम्राज्य के बाद के शासकों के लिए संकट की स्थिति किस प्रकार से आई, नए राज्यों का उदय और पुराने मुगल राज्यों की परिस्थिति में क्या परिवर्तन हुआ और अंत में आप जानेंगे राजपूत और मराठाओं की स्थिति में क्या बदलाव हुए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 7वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। दोस्तों 18वीं शताब्दी राजनीतिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अत्यंत परिवर्तन और उथल पुथल का काल रहा है। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं बदल गईं और 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को हड़प लिया था। ये देखिए 18वीं शताब्दी में नए राज्यों के गठन से संबंधित एक जो मानचित्र दिया गया है, मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा जो दी गई है, यहाँ पर मुगल साम्राज्य की जो बाहरी सीमा यहाँ पर ऐसे दी गई है देखिए, और यहाँ पर अन्य जो राज्य हैं यहाँ पर किस प्रकार से दिए गए हैं। लाहौर, पानीपत, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, अवध, मालवा, गुजरात, मराठा और हैदराबाद का इधर क्षेत्र है और इधर पूरब में बंगाल और उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद का क्षेत्र है। दोस्तों ये हमें ये दर्शाता है कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बहुत तेज़ी से बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देखते हैं 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, वहाँ से लेकर 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो उसके दौरान उपमहाद्वीप में कौन कौन सी नई राजनीतिक शक्तियों का उद्भव हुआ। यहाँ पर देखिए 18वीं शताब्दी के मध्य जो ब्रिटिश क्षेत्र है उसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। ये जो बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र है, देखिए बिहार और बंगाल का क्षेत्र, बिहार की राजधानी यहाँ पर देखिए पटना है, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद ये अंग्रेज़ों के क्षेत्र में था। इसी प्रकार जो उत्तरी सरकार तट का मूसलीपट्टनम और राजमुंद्री था, ये भी ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत 18वीं शताब्दी के अंतर्गत ये क्षेत्र आ गया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों मुगल साम्राज्य और बाद के मुगलों के लिए संकट की स्थिति कैसे हुई। पिछले अध्यायों में आपने देखा है कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस तरह से पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने कई तरह के संकट उत्पन्न हो गए थे और ऐसा कई कारणों से हुआ था। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी शासन या प्रशासन को चलाने के लिए वित्तीय स्थिति का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक होता है। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की स्थिति ऐसी थी कि उनके शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता भी समाप्त हो गई और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। जो लोग सूबेदार थे वो अभिजात या बड़े ऊंचे घरानों के लोग नियुक्त होते थे और राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक शक्तियां सभी मिल गई थीं। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में बहुत अधिक कमी आई और ये सारी चीज़ें सामूहिक रूप से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थीं। उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में जमींदारों और किसानों का विद्रोह हुआ और इन आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया था। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए और कभी कभी शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को और भी मजबूत बनाने की कोशिशों के रूप में किए गए। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, लेकिन अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए
किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनैतिक और आर्थिक सत्ता सूबेदारों, स्थानीय सरदारों और अन्य समूहों के हाथ में आ गई, औरंगजेब के अधिकारी या उत्तराधिकारी शासक जो थे वो इस स्थिति को न तो रोक सके और ना ही नियंत्रण स्थापित कर सके। दोस्तों, एक तत्कालीन लेखक ने भरपूर फसल और खाली तिजोरियों का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है कि किस प्रकार से साम्राज्य में वित्तीय दिवालियापन आ गया था। बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कुटपुतली बने रहते हैं, और जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था और प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिससे उनकी आशा की जा सकती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे पीछे चलते हैं, और घुड़सवारों को उनको पैसा कहाँ से देंगे। दोस्तों, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, और इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, और उसका आक्रमण इतना प्रचंड था और भयावह था कि उसने संपूर्ण नगर को लूट लिया और बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत वापस ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद एक अन्य अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। 1748 से 1761 के बीच में 5 बार उसने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। दोस्तों, नादिर शाह का जो दिल्ली पर आक्रमण हुआ था उसमें दिल्ली का बहुत अधिक विध्वंस हुआ, और ये देखिए यहाँ पर एक जो वर्णन है कि 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें नादिर शाह ले गया था। उसमें से कुछ इतनी बेशकीमती थीं कि दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, जैसे तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन। और इसमें एक और वर्णन है कि जो कभी मालिक थे दर्दनाक हालत में आ गए, जिन्हें भरपूर इज्जत थी, अब उनको प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता है। और शौकीन लोग जो कभी 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 बहुत सुंदर कपड़े पहनकर फैशन नया चलाते थे, वे अब नंगे घूमने लगे थे, और नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया था। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। दोस्तों, साम्राज्य पर सभी ओर से दबाव पड़ रहा था। जो अभिजात्य वर्ग था उसके विभिन्न समूहों की प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। अभिजात समूह 2 गुटों में बटे हुए थे, एक ईरानी जो ईरान मूल के थे, और दूसरे तुरानी जो कि तुर्क मूल के थे, और काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथ की कठपुतली बने रहे। और मुगल साम्राज्य के बाद वाले शासकों के लिए बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाहों यानी फर्रुखसियर, जिसका शासनकाल 1713 से 1719 रहा, और आलमगीर दूती, जिसका शासनकाल 1754 से 1759 था, उनकी हत्या हो गई। और 2 अन्य बादशाहों बहराम शाह और अहमद शाह और शाह आलम दूती को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। अब आगे देखते हैं नए राज्यों का उदय। दोस्तों, मुगल साम्राटों के सत्ता के पतन के बाद बड़े राज्यों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और भी मजबूत कर ली थी। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया था, और मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला जो है समूह, अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। दूसरे ऐसे राज्य थे जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इनमें से कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। और तीसरी श्रेणी में मराठे, सिख और जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी।
सबसे पहले इनमें आइए देखते हैं पुराने मुगल प्रांतों के बारे में। दोस्तों पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ था उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य जो थे ये मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे और तीनों राज्यों के संस्थापक यानी अवध के संस्थापक सआदत खान, बंगाल के संस्थापक मुर्शीद कुली खान और हैदराबाद के संस्थापक आसफ शाह थे। इनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को इन पर भरोसा और विश्वास था और आसफ जाह और मुर्शीद कुली खान दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि सआदत खान की जात को 6,000 का दर्जा प्राप्त था। हैदराबाद के बारे में जानते हैं तो निजामुल उल मुल्क आसफ शाह 1724 से 1748 इसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। 1720 से 22 के बीच ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था और दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। आसफ शाह अपने लिए कुशल सैनिकों और प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर बहुत खुश थे। उसने मनसबदार नियुक्त की और उन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन करता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप ही करती थी। मुगल बादशाह केवल निजामुल उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। हैदराबाद राज्य के पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्रों के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। यानी हैदराबाद राज्य कभी भी शांति से नहीं रहता था। पश्चिम की ओर मराठे और पठारी क्षेत्र के तेलुगु सेना नायकों के साथ वो हमेशा युद्ध में लगे रहते थे। पूर्व दिशा में निजामुल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था और उसकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई थी। दोस्तों, हैदराबाद का जो निजाम था उसके निजी सैनिक का एक वर्णन 1790 में है कि निजाम के पास 4,000 हाथियों की सवारी है। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा है। अब दूसरे राज्य अवध के बारे में जानते हैं। बुरहान उन मुल्क सआदत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत और बंगाल के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग उसी से होकर गुजरता था। इसके अलावा बुरहान मुल्क ने अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली थी और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का वह एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया था। बुरहान उन मुल्क जो था, ये देखिए यहाँ पर बुरहान उन मुल्क का एक चित्र दिया गया है। इसने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों यानी जागीरदारों की संख्या में कटौती की और जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों और लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया था। ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकार और महाजनों पर निर्भर रहता था। राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था और इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय सरकार साहूकार जो थे वो राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे और दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। ये सब बदलाव होने के फलस्वरूप साहूकार और महाजनों जैसे कई नई सामाजिक समूह राज्य के राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित किए और जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।
बंगाल के बारे में आइए देखते हैं। दोस्तों, मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शीद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों को बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल कर किया जाता था। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि बहुत से जमींदारों को महाजनों और साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार से 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अली वर्दी खान के शासनकाल में 1740 से 56 के बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें अली वर्दी खां का दरबार दिखाया गया है। दोस्तों, यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर दृष्टि डालें तो हमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। पहला कि यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए जाते थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। जैसे वे जागीरदारी व्यवस्था को बहुत ही संदेह की दृष्टि से देखा करते थे, और दूसरा उनके कर प्राप्त करने का जो तरीका था वो मुगलों से अलग था। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्य जैसे हैदराबाद, अवध और बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की जाती थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई। देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थीं, और इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण ये था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों और बड़िक जनों के बीच संबंध उभरने लगे, और ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारोदारों को पैसा उधार देते थे और बदले में सिक्योरिटी, जमानत या बंधक के रूप में ज़मीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। और इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की राजनैतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। अब आइए देखते हैं राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने, जिसमें अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे, और इनको अपनी सेवा के बदले वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए थे। ये जो राजपूत घराने थे बहुत ही प्रभावशाली थे, और इन घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी सौंपी गई। तो देखिए, जोधपुर के अजीत सिंह को गुजरात के सूबेदारी और जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई थी, और बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं को इनके पदों का नवीनीकरण कर दिया, और उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्से पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया, और दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दी गई। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू किया, और जिसने उसका विस्तार होने से रुक गया था। तो मराठों के दबाव के कारण जो राजस्थान के राजपूत घराने थे उनका विस्तार रुका। जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन है कि राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना और भारी मात्रा में धन संपदा थी, और उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा नदी के तट पर फैला हुआ था। ये देखिए, मेहरानगढ़ किला
जोधपुर का चित्र यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अब आइए देखते हैं एक नया ट्रेंड जो 18वीं शताब्दी में चल रहा था, आज़ादी हासिल करना। कुछ ऐसे शासक थे जो आज़ादी के लिए प्रयत्नशील थे, जिनमें सिख प्रमुख थे। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित हुए और इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के पूर्व और इसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं। दोस्तों 1708 में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सेना के खिलाफ लगातार विद्रोह किया और बाबा गुरु नानक और गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उसने अपने प्रशासन की स्थापना की और 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में उसे मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं और इन दिनों दल खालसा बैसाखी और दीपावली के पर्व पर अमृतसर में मिलता था और इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। राखी व्यवस्था क्या थी? राखी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उसके बदले में उन्हें संरक्षण दिया जाता था। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है और राज करेगा खालसा, और अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की और ये महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। यहाँ देखिए राजा रणजीत सिंह की तलवार है। दोस्तों मराठा जो थे 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके में सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे और ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह, इन्होंने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों मराठा। तो मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी, जिनका शासनकाल 1627 से 1680 है, वो शक्तिशाली योद्धा परिवारों यानी देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना किए। एक अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का उपयोग किया और शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावित शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा देते रहे। पुणे जो था मराठा राज्य की राजधानी बन गया था। पेशवा जो थे वो उनको महत्वपूर्ण मराठा शासन में उनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था और उनके नेतृत्व में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास किया और उनकी सफलता का रहस्य ये था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ था। उसने धीरे धीरे काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई और 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया था। चौथ क्या था? तो दोस्तों चौथ जमींदारों द्वारा वसूला जाने वाला भू राजस्व का 25% भाग होता था। दक्कन में इसको मराठा वसूलते थे। सरदेशमुखी जो था वो दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा होता था। 1737 में दिल्ली पर मराठों ने धावा बोला और उसके बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी।
उत्तर में राजस्थान, पंजाब और पूरब में बंगाल तथा उड़ीसा, दक्षिण में कर्नाटक और तमिल पर तेलुगु प्रदेशों तक मराठों की सीमाएं फैल गई और इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए और उसके फलस्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की थी। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था। वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिले। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थिति शहरों के विकास के समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई और उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर जो हैं हर तरह से बड़े, समृद्धशाली और महत्वपूर्ण थे और वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में काम कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को और पूरब में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। जाटों का एक अन्य स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी और अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। उनका नेता जो था वो चूड़ामण था और चूड़ामण के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा, दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया और कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए थे। जाट जो थे वो समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा था। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं डींग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया और शाही वास्तुकला के जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दींग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। ये देखिए 18वीं शताब्दी के दींग के राजमहल का समूह है। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बंगला गुंबद बनाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। दोस्तों इसी समय एक अन्य विदेश में एक फ्रांसीसी क्रांति जिसका कार्य जो है 1789 से 1794 माना जाता था। ये 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में अमेरिकी क्रांति 1776 से 1781 के बीच हुई और फ्रांसीसी क्रांति जो हुई तो अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को चुनौती दी गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या हुआ तो वहाँ जो मध्यम वर्ग था, किसान था, शिल्पकार था, पादरीगण और अभिजातों के विशेषाधिकारों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई ली थी। यानी मध्यम वर्ग, किसान और शिल्पकारों ने पादरी और अभिजातों के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लगी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर होनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने
ये सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए और उनका ये भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता का सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। और फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रमुख नारा था वो था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। और इसी के लिए जो फ्रांसीसी क्रांति है वो की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। और कक्षा 7वीं का जो एनसीईआरटी इतिहास हमारे अतीत भाग 2 था, इसका ये लास्ट चैप्टर था 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। और इतिहास का जो अगला 8वीं कक्षा का इतिहास है हम उसको करेंगे, लेकिन उसके पहले हम विज्ञान और नागरिक शास्त्र को कवर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।